हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। तो आज की डेट है 1 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल एवं ऐप लॉन्च किया है? ऐप की जो है शुरुआत की है। ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। देखिए, विदेश मंत्रालय ने जो है दुनिया भर में भारतीय समुदाय के जो है 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। पोर्टल और ऐप की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक करेंगे, जबकि वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी? ऑप्शन ए प्रहार मिसाइल, ऑप्शन बी अग्नि मिसाइल, ऑप्शन सी आकाश मिसाइल, ऑप्शन डी ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। विदित हो कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने रुचि दिखाई है। यही नहीं, आकाश के अलावा अन्य प्रमुख उपकरणों जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और वायु उपकरणों में भी रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह जो है 96% स्वदेशी प्रकृति के है। उल्लेखनीय है कि अब तक भारतीय रक्षा निर्यातों में पूर्व घटक आदि शामिल थे। बड़े प्लेटफॉर्मों का निर्यात न्यूनतम था। भारत सरकार ने जो है 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें जो है देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें भविष्य स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है। बात करते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। तो आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसे जो है आपका डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 25 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल को जो है आपका 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में आपका भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये लिख लीजिएगा, 2014 में वायुसेना में शामिल किया गया था और 2015 में जो है आपका भारतीय थल सेना में, ठीक है, थल सेना लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा, थल सेना में शामिल किया गया था। विदित हो कि जो वर्ष 1990 में आकाश मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की गई थी। जो पहला परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1990 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आकाश मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी पालनपुर। देखिए, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई है कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलेगा। राजकोट में जो है एम्स के लिए जो है 201 एकड़
एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण में जो है लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्थान का जो निर्माण है वो 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में जो है 750 बिस्तर होंगे, जिसमें से 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 3,573 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2,573 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1,973 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4,573 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है देश में एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद जो है अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना और दूसरी कच्चे तेल के आयात में कमी लाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4,573 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए झोंग सांसान, ऑप्शन बी दिलीप सिंघवी, ऑप्शन सी शिव नाडर, ऑप्शन डी अजीम प्रेमजी। देखिए, मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी जो नेटवर्थ है वो इस साल जो है 70.9 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 77.8 अरब डॉलर हो गया है। तो सांसान जो है बोतल बंद कंपनी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। उनकी दौलत इस साल बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके कारण वो एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए। झोंग सांसान एक निजी अरबपति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झोंग सांसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जो हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को जो है 1 साल तक बढ़ा दिया है। तो गौरतलब है कि के सिवान का जो कार्यकाल था वो आपका 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब जो है डॉक्टर सिवान जो है अब 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने अफस्पा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषिट करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा, है ना, ठीक है, इसका पूरा नाम जो है सशस्त्र बल अधिनियम, जिसका पूरा नाम क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको अफस्पा बोलते हैं, को 6 महीने के लिए है बढ़ा दिया है। अफस्पा जो है 1958 से ही पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है, जबकि नागालैंड राज्य का गठन जो हुआ था वो 1963 में किया गया था। ये पहले से लागू था, 1958 से पूरा पूर्वोत्तर राज्य में लगा हुआ है, लेकिन गठन कब हुआ नागालैंड का? 1963 में, मतलब जब से उसका गठन हुआ तब से वहां पे लगा हुआ है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। गौरतलब है कि इससे पहले जो है 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया और अफस्पा की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया था। अब बात करते हैं अफस्पा के बारे में। तो ये अफस्पा है क्या? तो भारत में सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए जो है 1942 में अफस्पा को एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। आजादी के बाद साल 1947 में
तत्कालीन अशांत स्थितियों से निपटने के लिए इसी अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक 4 अलग अलग अध्यादेश लाए गए थे। जो आपका 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेश को मिलाकर एक समग्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। बाद में इस कानून को जो है भारत सरकार ने आपका 1957 में निरस्त कर दिया था और 1958 में अफस्पा कानून लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लागू कब हुआ था, 1958 में अफस्पा कानून लाया गया था। एक्चुअल में इसका बेस जो था वो 1942 में अंग्रेजों द्वारा रख दिया गया था, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1958 में कानून लाया गया है। अब आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा है। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्यवाही में सेना की मदद के लिए जो है आपका 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून पारित कर दिया। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। इस कानून के तहत जो है केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार होता है। अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नजर में कोई क्षेत्र अशांत है और तो इस पर वहां की राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र अशांत है या नहीं, लेकिन राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती है। उनके सुझाव को मानने या न मानने की जो शक्ति है वो राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। ध्यान रखिएगा, रोल इसमें मतलब राज्य को कुछ नहीं दिया गया है। ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र के पास है और राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल आपको पता है केंद्र के में ही अधीन कार्य करता है। तो अफस्पा के तहत जो है एक बार कोई क्षेत्र अशांत घोषित हो जाता है तो कम से कम वहां पे कितना 3 महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 महीनों, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम से कम 3 महीने। ठीक है, तो अभी क्या हो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कौन से सेवा क्षेत्र को समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की गई है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी यातायात। देखिए, हाल ही में जो है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की गई है। CII के अनुसार इसमें पर्यटन क्षेत्र को केंद्र और राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सकेगा और साथ ही पर्यटन के विकास हेतु केंद्र और राज्य नीतियां बनाने में सक्षम होंगे। ये जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 7वीं अनुसूची है क्या। तो संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जो है 7वीं अनुसूची, आपका 7वीं अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। इनमें आपको पता होगा कौन कौन से सूची है। संघ सूची है, ठीक है, आपका राज्य सूची है और एक है राज्य सूची है और एक है समवर्ती सूची। पता होगा इन सब के बारे में कि क्यों है, कैसे है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसमें जो है संघीय सूची के तहत जो है दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार बनाएगा, इसमें जो है आपका राज्य सरकार बनाता है कानून और इसमें जो है आपका केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। और इसके अंतर्गत अगर किसी विवाद होता है, समवर्ती सूची में अगर कोई केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है किसी कानून को लेकर, तो किसका मान्यता होगा, वो केंद्र संघ का बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कौन से शहर में 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जो है दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के तहत क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संज्ञान में यह लाया गया था कि जो आपका 14 अगस्त
सॉरी ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, 14 अगस्त 2020 से जो है RFID को दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है और RFID टैग या टैग के बिना पर्याप्त धनराशि के वाणिज्य वाहनों को छूट दी जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग या जिनके टैग में पर्याप्त धनराशि नहीं है, उन वाणिज्यिक वाहनों को 1 जनवरी से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली होता क्या है। तो ईंधन समय बचाने और प्रदूषण में कमी लाने तथा यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके माध्यम से जो है RFID प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्टैग के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क वसूली की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तरंगे के बारे में। तो ये जो तरंगों के उपयोग पर आधारशिला एक ऐसी तकनीक है जिसमें टैग की गई वस्तु की पहचान के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कई वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिसमें किसी आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं की ट्रैकिंग से लेकर लाइब्रेरी की किताब तक को ट्रैक करना शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जो है 101 रन में जीतकर टीम ने पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ जो है 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारतीय टीम जो है 115 अंक के साथ जो है आपका तीसरे नंबर पर है। चौथा स्थान आपके इंग्लैंड को प्राप्त है, जिसके पास है जो कितना अंक है 106 अंक है, जबकि 91 अंकों के साथ जो है श्रीलंका की टीम 5वें नंबर पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।